शुरू हो गए। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हर्ष जीएस क्लासेस में। आज हम लूसेंट की पार्ट 2 वीडियोस लेकर के आपके साथ समक्ष आ गए हैं। इसमें हम लूसेंट के प्राचीन भारत के इतिहास से और उसके साथ साथ साइंस, करंट, मिसलेनियस के तौर पे हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टारगेट है कि अप्रॉक्स 1 महीने में लूसेंट को एकदम निचोड़ करके ख़त्म कर देना है, ठीक है, 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे सेशन के साथ और लगातार इस वीडियो को देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और काफ़ी मेहनत करना पड़ता है वीडियो लाने के पीछे, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, थोड़ा अपना सपोर्ट हमें दें, ठीक है। और मैं इस पर और मोटिवेट होकर ज़्यादा काम कर सकूं आपके लिए और खुद के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का आधार क्या थी? तो पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का आधार जो शिकार हुआ करता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, इसके द्वारा बनाए गए प्रथम औजार क्या थे? तो प्रथम औजार जो तांबा का द्वारा प्रयोग किया गया और पहला औजार था जो कुल्हाड़ी था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन है? तो प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो है। ये ऑप्शन हम ऑलरेडी सेट प्रैक्टिस करते हैं तो उसको टिक कर देते हैं, उसके बाद आपके लिए लाते हैं ताकि जितना जल्दी क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनगणना का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? तो रिजले के द्वारा जनगणना की प्रजातीय विभेदीकरण किया गया। अगला प्रश्न है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य विवरण उद्धृत नहीं किया गया हो, उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, कि जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित उद्धृत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार पूर्ण पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। रिलेट करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है, ठीक है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? तो सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी, ठीक है, लेकिन इस प्रयोग सबसे पहले चावल का किया गया था। अगला प्रश्न है, कोल्डिहवा का संबंध किस प्राचीनतम साक्ष्य से है? तो कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किसने पुरापाषाणिक औजारों की खोज की थी? तो रॉबर्ट वुड्सफूट के द्वारा सबसे पहले पुरापाषाणिक औजारों की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल मेहरगढ़ किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी से मिला हुआ है? तो नर्मदा से मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का प्रथम अधिकारी कौन था? नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी रिजले हुआ करते थे। नागरिक सेवा के जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस काल में लेखन कला प्रचलन के बाद उपलब्ध पढ़े लिखे जो साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके, उस काल को क्या कहा जाता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में किसी तरह का विवरण नहीं प्राप्त था। इसमें है कि लेखन कला का प्रचलन के बाद उसे पढ़ा नहीं जा सका आद्य ऐतिहासिक काल में, लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में आई? तो नवपाषाण काल में मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकसित हुआ है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है, लेकिन मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? तो चावल है। खोजी गई सबसे पहले प्राचीन फसल जो खोजी गई थी गेहूं और जौ थी, लेकिन प्रयोग किया गया सबसे पहले चावल को।
अगला प्रश्न है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कृषि का पहला उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, तो पत्थर के बने थे। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने हुए थे। अगला प्रश्न है भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी प्राप्त हुई थी। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि किस राज्य में है? तो असम में है। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि असम राज्य में है। अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन सी है? तो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती इनाम गांव है। अगला प्रश्न भारत की शिवालिक की पहाड़ी किसका प्रमाण मिलता है? तो शिवालिक, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो समझेंगे किसका प्रमाण मिला है, तो जीवाश्म के प्रमाण मिला है शिवालिक की पहाड़ी से। अगला प्रश्न है विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणीकरण की खोज किसने निकाला है, खोज किसने किया है? तो C.L. कार्लाइल ने लघु पाषाण की खोज की है। अगला प्रश्न है वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि है। ये साइंस के क्वेश्चन, अब सेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो हर टॉपिक से यहाँ पे लुसेंट को कवर किया गया है। पहले प्राचीन भारत से, फिर पीछे साइंस से, फिर बायोलॉजी से, फिर मिसलेनियस है, और फिर कुछ करंट भी इसमें दिया गया है। तो केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, और परिमाण के साथ साथ दिशा होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि का उदाहरण है वेग, विस्थापन, ठीक है। बेबित्व से याद रखिएगा, वेग, विस्थापन, त्वरण, फिर बल। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि वेग नहीं है, क्योंकि वेग क्या है, सदिश राशि है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ठीक है, संवेग, ये सब जो है अदिश राशि है। ताप, दाब और ये विद्युत धारा। निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण सभी क्या है, सदिश राशि है, और एक वेग भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है? तो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण धनुष से छूटा हुआ वाहन, हवाई जहाज से गिरा हुआ बम, तोप से छूटा हुआ गोला, ये सभी जो है प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है डोरी से बंधे एक पत्थर को वृत्त में घुमाया जाता है, अगर डोरी टूट जाती है तो पत्थर किस तरफ जाएगी? तो पत्थर उड़ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है न्यूटन के प्रथम नियम को और क्या कहा जाता है, किस नियम से जानते हैं? तो इसे गैलीलियो का नियम और जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। अगला प्रश्न है न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है? तो प्रथम नियम का उदाहरण है कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक से चलना, मतलब क्या कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसी अवस्था में रही, अगर गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी तब तक कि उस पर वह बल लगा करके उसे गति में परिवर्तन की चेष्टा न की जाए। ये न्यूटन के प्रथम गति के नियम के उदाहरण हैं, ठीक है। और ये बंदूक से गोली चलना और रॉकेट का उड़ना एक्शन रिएक्शन का जो लॉ है, ये न्यूटन के तीसरे गति नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है नाव से किनारे पर कूदने पर पीछे की ओर नाव का हटना न्यूटन के किस गति का उदाहरण है? तो ये तृतीय गति के उदाहरण है। अगला प्रश्न है बल और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो इसे वेग कहते हैं, बल और समय के गुणनफल को। अगला प्रश्न है कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि अभिकेंद्रीय पे मौत के कुआं में जो बाइकर्स होते हैं वो अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए मौत के कुएं का खेल अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं उत्तोलक। अगला प्रश्न है किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घुमाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो आलंब कहा जाता है। निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ को स्वतंत्रतापूर्वक घुमाने की क्रिया को आलंब कहते हैं। कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो ये कैंची जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। अगला प्रश्न है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, सभी क्या है द्वितीय श्रेणी के
उत्तोलक है, और मनुष्य का जो हाथ है ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहाँ किसी वस्तु का समस्त भार रहता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में हो, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सेक्शन सी, अब आगे आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन, ठीक है। तो पेसमेकर संबंधित है, तो पेसमेकर संबंधित है हृदय से। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अंधापन के लिए किस विटामिन की कमी होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से अंधापन रोग होता है। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कट हो गया है, ठीक है, एडिटिंग के दौरान। तो इसका प्रश्न है कि वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंग को परावर्तित करता है, रेडियो तरंग को जो परावर्तित करता है उसे आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत होता है। टाइफाइड रोग में प्रभावित किसको करता है? आंत को प्रभावित करता है। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता होता है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण से कारण होती है? तो टिटेनस जो है बैक्टीरिया के कारण से होती है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। अगला प्रश्न देखिए, माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस, जो कि आगे तिल्ली में लगा रहता है, इसी रसायन का प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का, माचिस के डिब्बी में, माचिस के तिल्ली में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम के रूप में। परमाणु रिएक्टर को यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना डिग्री शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल का शोर होता है मनुष्य जब सांस लेता है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पे होगा रखने पे? तो ध्रुव पर रखेंगे कोई वस्तु को तो सबसे अधिक वजन होगा वस्तु में। सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है? प्लेटिनम धातु है सबसे कठोर धातु। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है? तो नींबू संतरे में एसिटिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पे क्या प्राप्त होता है? तो ये बेंजीन प्राप्त होता है फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ अभिक्रिया कराने पे। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है कि प्रथम महिला, जितने भी प्रथम हुए हैं उसके बारे में है, ठीक है, प्रथम महिला से संबंधित है। तो 61 प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बेबी रह चुकी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो नीरजा भनोट अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला है, नीरजा भनोट। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला रीता फारिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला भारतीय राजदूत रह चुकी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। ये अगला सेक्शन देखिए, इसमें कुछ करंट के प्रश्न होंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन हैं? सामंत कुमार गोयल जी रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग के प्रमुख हैं। अगला है, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के महानिदेशक कौन हैं? तो गुलबीर पाल सिंह राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के महानिदेशक हैं। ये शिलभद्र सिंह CISF के हेड हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के हेड हैं, आर्टिकल 315 में उल्लेख है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? मृणाली श्रीवास्तव। ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के हेड हैं रेखा शर्मा, पहली महिला अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के CISF के महानिदेशक कौन है? शिलभद्र सिंह CISF के हेड हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। फिर देखिए हिस्ट्री से प्रश्न आ गया है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम का प्राचीन राजाओं
का नाम का विवरण मिलता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम का विवरण मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। शतपथ ब्राह्मण में इसकी उल्लेख की गई है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ज्वालोपनिषद में कितने आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है ज्वालोपनिषद में। अगला प्रश्न है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो पुराणों में भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश का और मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस सूत्र से ज्ञात होता है? तो कल्प सूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। रजतरंगिनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो रजतरंगिनी कल्हण के द्वारा लिखा गया है। इसमें कश्मीर पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ईरान का राजवैद्य था? तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस हैं। हिस्टोरिका के लेखक। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। देखिए कुछ और भी मिसलेनियस प्रश्न है। निम्न में से कौन भारत के उत्तर में निम्न में से कौन सा देश अवस्थित है? तो नेपाल, चीन और भूटान, ये सभी जो है कि भारत के उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा सर्वाधिक भाग कहाँ से गुजरती है? तो एमपी से गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है और अधिकतम भाग एमपी से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये अगला प्रश्न में है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य ये है गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु को स्थानीय समय से कितने घंटों का अंतर होता है? तो पूर्वी और पश्चिमी में 2 घंटे का अंतर होता है। भारत के कितने अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है? तो 16 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो 9 तटीय राज्य हैं। भारत में टोटल 9 तटीय राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? तो 20 राज्य स्थल रुद्ध हैं जो कि बीच में आते हैं। ठीक है। एक समुद्री मील के बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी कितने राज्यों में फैला है? तो 3 राज्यों में फैला है। तो ये है सारे लुसेंट्स को कवर करके बनाया गया है कि जितना जल्दी हो इसे हम समाप्त करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना पड़ेगा और लगातार वीडियो को देखते रहना है ताकि आपका लुसेंट बहुत ही जल्द वो भी ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर के तौर पे आपका कवर हो जाए। और सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें साइंस भी है, करंट भी है और लुसेंट काफ़ी निचोड़ है। अभी हिस्ट्री है, फिर 1 बाय 1 करके सारे सेशन को ख़त्म किया जाएगा, सारे चैप्टर आएंगे इसमें। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप भी लाइक करें, सपोर्ट करें और जितना हो सके हमें सपोर्ट करने का आप अपना सपोर्ट देंगे और हम इस पर एनर्जेटिक होकर के काम करेंगे। ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो नहीं ला पाता हूँ कंटिन्यूसली क्योंकि थोड़ा हमारे भी अपनी पढ़ाई चल रही है इस कारण से। तो और मैं प्रयास करता हूँ कि बराबर आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। ठीक है। और मैं लाता रहूँगा। तो चैनल पे बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1 मोर रिक्वेस्ट फॉर ऑल फ्रेंड्स। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।